नमस्कार दोस्तों, मिस्ट्री टीवी इंडिया के आज के एपिसोड में भारत के सबसे बड़े रहस्य नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की मृत्यु के पार्ट 3 में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे सरकार द्वारा बनाई गई 3 कमेटीज़ के बारे में, जिनमें जांच का सिर्फ नाटक भर हुआ था और जिसे मैं आज साबित करने की कोशिश भी करूँगा। भारत सरकार ने आज़ाद भारत में जनता के दरबार में आकर 3 कमेटीज़ बनाई थी, जो कि हैं शहनवाज कमेटी 1956, खोसला कमीशन 1970, मुखर्जी कमीशन 1999। हालांकि इन कमेटीज़ के गठन होने से पहले भी भारत सरकार यह मान रही थी कि नेताजी की मौत हवाई दुर्घटना में ही हुई थी। सन 1949 में सरदार पटेल ने यह घोषणा की कि जांच के कुछ नतीजों से यह साफ था कि नेताजी की मृत्यु एक हवाई दुर्घटना में हो चुकी है। 19 अप्रैल 1951 में पहली बार सरकार ने सुभाष जी के जीवित या मृत होने के संदर्भ में आधिकारिक तौर पर यदि किसी ने जानकारी मांगी तो वो थे हरि विष्णु कामत। कामत नेताजी के बाद दूसरे ऐसे भारतीय थे जिन्होंने ICS ऑफिसर बनने के बाद भी उस पद को छोड़ दिया और लोक कल्याण के काम को ज़्यादा बेहतर समझा, जिस पर नेहरू ने 5 मार्च 1952 को बयान दिया कि नेताजी की मृत्यु हो चुकी है, पर यह नहीं बताया कि कैसे हुई है। इधर बंगाल में जनता यह जानने के लिए उत्सुक थी कि नेताजी के साथ क्या हुआ है, और बंगाल विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित किया और केंद्र सरकार से अनुरोध किया गया कि नेताजी की मृत्यु हुई है या नहीं, यह जानने के लिए वास्तविक कदम उठाए जाएं। तब के विदेश सचिव सुबिमल दत्त ने कहा कि वो राउफ के तथ्यों की जांच करके भारत सरकार को जानकारी दें। डॉक्टर मोहम्मद राउफ जापान में भारत के राजपूत थे, पर यह बात तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू को पसंद नहीं आई और उन्होंने विदेश सचिव ने जो इस काम के लिए अनुमति मांगी थी उस पर यह लिखकर वापस कर दिया कि इस मामले पर हर संभावित जांच हो चुकी है और रिपोर्ट के अनुसार श्री सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हो चुकी है। अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं किया जा सकता। अब इस मामले को राउफ के पास भेजने का कोई महत्व नहीं है। नेहरू इस बात को इतने विश्वास से इसलिए कह रहे थे क्योंकि S. अय्यर ने सतही खोजबीन की थी और S. अय्यर आज़ाद हिंद सरकार में सूचना मंत्री रहे थे। पर अय्यर का एक सत्य और भी था, जिसके तहत जापान में बसे भारतीय लोग यह कहा करते थे कि अय्यर और उनके दोस्त रामामूर्ति दोनों ने आज़ाद हिंद फौज के खजाने को मिलकर गायब किया था। और इस बात में कितनी सच्चाई है इसके प्रमाण हमारे पास नहीं है। हाँ, पर इतना ज़रूर है कि कर्नल मोरियो ताकाकुरा, जो कि टोक्यो के इंपीरियल स्टाफ मुख्यालय में थे, उन्होंने भी खजाना गायब होने की जिम्मेवारी रामामूर्ति पर डाली, जिसमें उन्होंने कहा कि रामामूर्ति ने वो खजाना भारतीय आज़ादी की लड़ाई के एक अधिकारी को टोक्यो में सौंपा था। अब शायद वो अधिकारी अय्यर भी होगा और इसका प्रमाण नहीं है। 24 सितंबर 1991 में अय्यर ने एक रिपोर्ट दी जिसमें नेताजी की मृत्यु हवाई दुर्घटना में हुई थी और इस बात का समर्थन उस रिपोर्ट में भी किया गया। पर फिर भी उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कुछ ऐसी बातें बताई थी जिसे तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू ने पूरे देश से छुपा लिया। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि जापानियों और नेताजी का इरादा यह था कि नेताजी दायरान में रहते और जनरल शिदाई उनकी देखरेख करते, और जब नेताजी रशिया जाते तो जापानी दुनिया के सामने यह घोषणा करते कि नेताजी गायब हो गए हैं। इस बात पर मित्र राष्ट्र यह समझते कि अब नेताजी का जापान से कोई नाता नहीं है और इन सब बातों को देश से छुपाया गया है। और यह सब बातें अय्यर को कर्नल टाडा ने बताई थी। कर्नल टाडा वही व्यक्ति थे जिन्होंने अगस्त 1945 में नेताजी की मृत्यु की खबर अय्यर को दी थी, और अय्यर ने यह खबर आगे आज़ाद हिंद फौज के मुख्यालय टोक्यो में दी थी, जिसके आधार पर न्यूज़ एजेंसी ने पूरे जापान और विश्व में यह खबर दे दी थी कि नेताजी की मृत्यु हवाई दुर्घटना में हो गई है। अब दोस्तों, यहाँ यह जानना ज़रूरी हो जाता है कि जैसे जापानियों और नेताजी ने गायब होने की रणनीति बनाई थी, कहीं यह विमान दुर्घटना उसी रणनीति का कोई हिस्सा तो नहीं थी। तभी मार्च 1953 में थाईलैंड में रहने वाले देवनाथ दास ने एक बड़ा खुलासा किया। देवनाथ दास इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के पुराने जनरल सचिव रह चुके थे। देवनाथ दास ने बताया कि नेताजी की कथित मृत्यु के बाद 26 अगस्त 1945 को जापानी सेना के इंटेलिजेंस के एक अफसर ने जापानी में उनसे यह कहा, नेताजी नो हिकोकी ओचिरू कीतोन शिनो सिमाशन, जिसका अर्थ है हवाई दुर्घटना को असली दुर्घटना मत समझिए। यह सब उन्होंने देवनाथ दास को एक मुलाकात में कहा था। देवनाथ दास की बातों से लगता है कि शायद नेताजी जापानियों द्वारा गायब किए गए हैं। अय्यर प्रधानमंत्री को तब पत्र लिखा करते थे
तो अंत में आज्ञाकारी सेवक लिखा करते थे, जिसे देखकर यह कहा जा सकता है कि वो चाटुकारिता में पीछे नहीं थे। और यह एक कारण हो सकता है जब नेहरू ने इतने बड़े सच को देश से छुपाया, तब अय्यर ने क्यों उस चीज को छुपाया होगा। अब बात करते हैं कि सरकार के अंदर इस चीज को लेकर क्या बातें चल रही थी, क्योंकि नेताजी की तथाकथित मृत्यु का सच जानने के लिए लोग उत्सुक थे, क्योंकि हर एक हिंदुस्तानी यह मानता था कि नेताजी जिंदा हैं और सही समय पर सामने आएंगे। लाल किले के ट्रायल से गुजरते हुए शहनवाज खान ने नेताजी मेमोरियल कमेटी की एक बैठक में कहा कि पीएम आधिकारिक तौर पर किसी जांच के लिए तैयार नहीं है। यह बात सितंबर 1955 की है। हालांकि बाद में शहनवाज खान को जाने क्या हुआ, जो कभी इस मुद्दे पर आम लोगों द्वारा परियोजित एक जांच समिति बनाने की बात किया करते थे, वो अब ताइपे हवाई दुर्घटना पर अविश्वास रखने वालों के पाले में नजर नहीं आए। फिर देश की नजर में अचानक से भारत सरकार ने 3 दिसंबर 1955 को यह निर्णय लिया कि नेताजी जांच कमेटी बनेगी। इसकी घोषणा नेहरू ने संसद में की और उसमें यह तय हुआ कि उसमें 3 सदस्य होंगे। पहला प्रतिनिधि सुभाष जी के परिवार से होगा, दूसरा प्रतिनिधि जो आईएनए यानी आज़ाद हिंद फौज से जुड़ा हो, और अंतिम तीसरा प्रतिनिधि भारत सरकार या बंगाल सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा। शहनवाज खान इसके चेयरमैन बनाए गए और इस कार्य में इनकी मदद करने वाले थे आईसीएस शंकर मैत्रा, जिन्हें बंगाल के मुख्यमंत्री द्वारा चुना गया था, और नेताजी के परिवार से सुरेश बोस। बताया जाता है कि हबीबुर रहमान ने कमेटी के सामने यह बयान दिया कि दुर्घटना हवाई अड्डे की सीमाओं से 1.5-2 मील की दूरी पर हुई, जबकि लेफ्टिनेंट कर्नल नोनोगाकी ने कहा कि विमान रनवे पर ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। तो ऐसा कुछ ना कुछ तो जरूर था जो इस बात के लिए सही नहीं बैठ रहा था कि उस दिन विमान दुर्घटना में नेताजी की मृत्यु हुई है। रिपोर्ट में काफी कमियां थी, जैसे कि कर्नल हबीबुर रहमान के अनुसार विमान सामने से फट गया था, जबकि कैप्टन नाकामुरा के अनुसार विमान सही सलामत था। मेजर ताकाहोशी कमेटी को बताते हैं कि नेताजी विमान के आगे से निकले और उनके कपड़ों में आग लगी हुई थी। फिर वो नेताजी के पास गए और उनको जमीन पर लेटाकर आग बुझाने की कोशिश की, जिससे कि उनके कपड़ों में लगी हुई आग बुझ गई। जबकि हबीबुर रहमान का बयान था कि नेताजी के कपड़ों की आग उन्होंने बुझाई थी। बाकी कितने लोग विमान में सवार थे यह भी पक्का नहीं है, और उनके साथ क्या हुआ था यह अभी तक साफ नहीं है। उस दुर्घटना में लेफ्टिनेंट जनरल शिदाई जैसे बड़े अधिकारी भी थे, और ऐसे में यदि सच में वह विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था तो ऐसे हालात में जांच होना स्वाभाविक थी, लेकिन ऐसी कोई जांच नहीं की गई। सुभाष जी के दोस्त और फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता रहे मुथुराम लिंगम पहले गवाह बने, जिन्होंने दावा किया कि वो नेताजी से चाइना में मिले हैं, और उनके पास ऐसे सबूत भी हैं जो कि यह साबित कर सकते हैं कि नेताजी अभी भी जिंदा हैं। पर कमेटी के 3 सदस्यों में से 2 ने उनकी बातों पर यकीन नहीं किया और उनके द्वारा दी गई जानकारी अपनी रिपोर्ट में शामिल नहीं की। सिर्फ सुरेश बोस ही उनकी बातों पर विश्वास कर रहे थे। अब बात करते हैं कमेटी के 3 सदस्यों की अलग अलग राय की। कमेटी में 3 सदस्य थे। यदि उसमें से 2 सदस्य किसी बात का समर्थन करते हैं तो तीसरे को मानना पड़ता है, और यदि एक मेंबर किसी बात को नहीं मानता तो उसका कोई महत्व नहीं है। शहनवाज और मैत्रा दोनों ने हवाई जहाज की दुर्घटना की बात को सही बताया, जब सुरेश बोस ने इसे मानने से मना कर दिया क्योंकि सबूत कुछ और बोल रहे थे और सरकार के यह 2 सदस्य कुछ और बोल रहे थे। तभी मैत्रा ने एक चाल चली। सुरेश बोस ने अपनी जांच के समय जो नोट्स बनाए थे उन्हें मैत्रा ने मांगा और कहा कि उन लोगों ने नोट्स नहीं बनाए हैं तो सुरेश बोस अपने नोट्स उन्हें दे दे। सुरेश बोस ने यह नोट्स गवाहों के बयानों के आधार पर बनाए थे, जो कि फिलहाल फाइनल नहीं थे। फिर मैत्रा ने सुरेश बोस के नोट्स की टाइप्ड कॉपी बनवाई और उस पर सुरेश बोस के हस्ताक्षर करवा लिए गए, और जो नोट सुरेश बोस द्वारा लिखे थे उन पर दोनों सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। सुरेश बोस को नहीं पता था कि इसकी इन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। जब सुरेश बोस ने हवाई दुर्घटना की बात को झूठ बताया तब मैत्रा, शहनवाज खान, सबीमल दत्त और जवाहरलाल नेहरू ने उनके हस्ताक्षर की हुई वो टाइप्ड कॉपी देश की जनता को दिखाई, जो कि मैत्रा ने उनसे लेकर उस पर सुरेश बोस जी के हस्ताक्षर करवाए थे और कहा कि सुरेश बोस अपनी बातों पर बार बार पलट रहे हैं, यह कभी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकते, जबकि वह नोट्स सुरेश बोस द्वारा फाइनल नहीं किए गए थे। पर उन नोट्स को जनता के सामने ऐसे पेश किया गया कि सुरेश बोस कभी कुछ बोल रहे हैं और कभी कुछ बोल रहे हैं। शहनवाज खान ने सुरेश बोस से कहा कि वो यदि नहीं मानते
कि विमान दुर्घटना ही नेताजी की मौत का कारण थी तो अपनी अलग विरोधी रिपोर्ट छाप सकते हैं, पर कमेटी की रिपोर्ट यह ही रहेगी कि विमान दुर्घटना में ही नेताजी की मृत्यु हुई है और उन्हें बेइज्जत करके दिल्ली छोड़ने के लिए मजबूर भी किया गया। कुछ दिनों बाद बंगाल के मुख्यमंत्री बीसी रॉय ने गुपचुप तरीकों का प्रयोग किया। नेताजी के सबसे बड़े भाई सतीश चंद्र बोस के बेटे द्विजेंद्र बोस का उन दिनों बुरा वक्त चल रहा था। उसी बीच मुख्यमंत्री ने द्विजेंद्र से बात की और उन्हें अपने कार्यालय में बुलाया और उन्हें ऑफर किया कि मुख्यमंत्री उन्हें बिजनेस देंगे, पर एक शर्त पर कि शहनवाज की रिपोर्ट पर सुरेश बोस के हस्ताक्षर ले आओ, जिसके लिए उन्होंने मना कर दिया। कुछ सालों बाद सुरेश बोस ने भी यह बताया कि यदि वो शहनवाज कमेटी की रिपोर्ट पर हस्ताक्षर कर देते तो आज वो बंगाल के गवर्नर होते। सबसे हास्यास्पद बात तो यह थी कि शहनवाज कमेटी ताइवान गई ही नहीं थी और यह कमेटी नेताजी की मौत के प्रमाण खोजने के लिए बनी थी। अब आप इस रिपोर्ट की विश्वसनीयता का आंकलन खुद कर सकते हैं। ये ऐसे ही है जैसे कोई मर्डर चेन्नई में हुआ है और पुलिस दिल्ली के ऑफिस से बाहर निकली ही ना हो और वहीं बैठे बैठे बता दिया कि खून किसने किया है और कैसे किया है। फिर सितंबर 1956 में सुरेश बोस ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और जिसकी कुछ मुख्य बिंदु यह थी, मिले सबूतों से यह साबित नहीं होता कि विमान दुर्घटना हुई थी। मंचूरिया के रास्ते रशिया जाना नेताजी की योजना का हिस्सा था और सबसे बड़ी बात यह थी कि यह भ्रम भी फैलाया जाएगा कि नेताजी गायब हो गए हैं जब वो रशिया जाएंगे। जापान उस वक्त युद्ध का अपराधी बन चुका था और वो तब यह नहीं कह सकता था कि नेताजी गायब हो गए हैं, क्योंकि इस कथन से जापान पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव आ जाता और इसलिए शायद जापान ने उन्हें मरा हुआ घोषित कर दिया। यदि सच में यह तत्कथित हवाई दुर्घटना हुई थी तो उसकी कोई फोटो तो होती या उनके मृत शरीर की फोटो जरूर होती, पर ऐसा नहीं हुआ। बस यह घोषणा हुई कि नेताजी नहीं रहे। कर्नल हबीबुर रहमान पर नेताजी जो सबसे ज्यादा भरोसा करते थे, क्योंकि 6 साथियों में से उन्हें ही साथ जाने के लिए चुना गया था, तो आप सोच सकते हैं कि वो कितने वफादार होंगे। क्या वो इस प्लान का खुलासा कभी कर सकते हैं जिसके अंतर्गत नेताजी गायब हुए हैं? अब प्रश्न यह उठता है कि भारत सरकार के पक्ष में रिपोर्ट बनाने पर आखिर उन सदस्यों को क्या मिलना था? शहनवाज और मैत्रा को परिष्कृत किया गया, एक मंत्री बना और दूसरे को एक बेहतरीन राजनीतिक कार्य का जिम्मा मिला। शहनवाज खान की गोद ली हुई एक बेटी थी जिनका बेटा फिल्म इंडस्ट्री में बहुत बड़ा अदाकार बना, जिसे आप शाहरुख खान के नाम से जानते हैं। लोकतांत्रिक सोच रखने वाले नेहरू के लिए यह एक अजीब सा कदम था। क्या इस तरह की चीज़ों से बू नहीं आती कि कुछ तो गलत हुआ है हमारे इतिहास में? इतिहास का कोई ना कोई क्षण तो किसी घिनौने षड्यंत्र का साक्षी रहा है, जिसकी पड़ताल जारी रहेगी हमारी अगली वीडियो में। तो दोस्तों, यह थी भारत की सबसे बड़ी मिस्ट्री सुभाष चंद्र बोस जी की मृत्यु की पार्ट 3 का वीडियो। अगले संडे सुबह 11 बजे पार्ट 4 को लेकर आऊँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।